अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और तमाम चीज़ें जो हैं वो परफेक्ट जा रही होंगी, आपकी तैयारी अच्छी जा रही होगी। आप लोगों ने पहले लेक्चर को देखा और आपको उसमें से काफ़ी कुछ समझ भी आया, आपके कमेंट्स भी देखे मैंने। ठीक है, आप लोग के बेटा जो भी क्वेरीज हुआ करे ना, आप लाजमी ड्रॉप किया करें, ठीक है, ताकि मैं अगले लेक्चर के अंदर आखिरी के टाइम में आपकी उन क्वेरीज का आंसर कर सकूं। ठीक है, कोई भी एमसीक्यूज़ हो, कभी ना समझ आया हो, उसको कमेंट में लिख दें, तो वो भी हम आपकी एक अलग से वीडियो जो भी है आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाकर अपलोड कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये भी कराची यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर ही है। ठीक है, इसके अंदर अगेन 20 एमसीक्यूज़ हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने पहले सारे करे थे। ठीक है, यानी कि एक एमसीक्यूज़ को इतने अच्छे से थॉरली सॉल्व करेंगे, कुछ ट्रिक्स के साथ, कुछ टिप्स के साथ, ताकि क्या हो, ताकि बेटे जब आप अपना पेपर जो है वो वहाँ पर करने बैठे, आपको जब सारी चीज़ें आती होंगी, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपकी जजमेंट पावर अच्छी होगी, तो आप जो है वो सही आंसर जो है वो वहाँ पर मार्क करके आ जाएंगे। ठीक है, नाउ बेटे लुक एट एमसीक्यूज़ नंबर 1। क्या है एमसीक्यूज नंबर 1? माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन वुडी स्टेम्स फॉर गैसियस एक्सचेंज आर नोन एज। देखो गौर से सुनो, क्या कहा जा रहा है? माइक्रोस्कोपिक पोर्स। अब मुझे एक बात बताओ, क्या स्टोमेटा जो है वो भी माइक्रोस्कोपिक होता है? बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, क्या हाइडाथोड्स हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अच्छा भाई, तो क्या लेंटिकल्स हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा वो भी होते हैं। तो आंसर क्या है? ठीक है, अच्छा, अब हमें आंसर माइक्रोस्कोपिक पोर से नहीं पता चलेगा, हमें आंसर ये देखें, यहाँ पे आपको बताया हुआ है ऑन वुडी स्टेम्स। बेटा एक बात याद रखना, स्टोमेटा जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? लीव की अपर सरफेस पर, या जो लोअर सरफेस होती है बाज़ प्लांट्स में उस पर मौजूद होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा कहाँ पे मौजूद है? इजी, कहाँ पे मौजूद है बेटे? स्टोमेटा जो है वो लीव्स पर मौजूद होते हैं। ठीक है, हाइडाथोड्स, हाइडाथोड्स आपके पास कहाँ पे मौजूद होते हैं बेटा? ये अगर आपका लीफ है ना, यह आपका लीफ है, अगर ये इसके ऊपर स्टोमेटा जो है वो इस पूरे लीफ के ऊपर मौजूद है, तो ये जो लीफ के जो कॉर्नर्स होंगे ना, इसकी जो मार्जिन होगी, मार्जिन आपके पास कौन सी होती? मार्जिन आप ये देख लीजिए बेटे, ये जो सरफेसेस है ना, ये वाली, यहाँ पे जो पोर्स मौजूद होंगे ना इस सरफेस पे, इसकी मार्जिन्स पे जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं हाइडाथोड्स। क्या कहलाते हैं? हाइडाथोड्स। एक बात याद रखना, मैं बता देती हूँ, स्टोमेटा जो है उसके ज़रिए जो प्रोसेस होता है ना बेटे, वो हमारे पास कौन सा होता है? वो याद रखना, वो ट्रांसपायरेशन का होता है। किसका होता है? ट्रांसपायरेशन का। ठीक है, और हाइडाथोड्स के ज़रिए जो हो रहा होता है वो हमारे पास कौन सा होता है? वो हमारे पास गटेशन का होता है। किसका होता है? गटेशन का होता है। याद रखना, ट्रांसपायरेशन में सिर्फ और सिर्फ वाटर एवापोरेट करता है, लेकिन बेटे गटेशन के अंदर ना सिर्फ वाटर बल्कि कुछ मिनरल्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और ये तमाम चीज़ें भी जो प्लांट है उसमें से निकल जाती हैं। ठीक है, ये प्रोसेसेस आपको याद होने चाहिए क्योंकि वो एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं कि गटेशन जो है वो कौन से माइक्रोस्कोपिक पोर्स से होता है। सो यू शुड नो कि ये हाइडाथोड से होता है। ठीक है, ट्रांसपायरेशन कौन से माइक्रोस्कोपिक पोर्स के ज़रिए होती है? यू शुड नो कि ये स्टोमेटा के ज़रिए हो रही होती है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि स्टोमेटा और हाइडाथोड्स जो है ये दोनों, ए और बी ऑप्शन जो ये हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये कहाँ मौजूद होते हैं? ये लीव्स के ऊपर या लीव्स की मार्जिन पे मौजूद होते हैं। इज दैट क्लियर? ये बात आप सबको क्लियर है? तो ए और बी जो है ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। नाउ सी वाला देखें, सी पे आने से पहले मैं डी को एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि डी की यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई हुई हैगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पिक्चर मौजूद है। देखिए डी ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है प्लाज्मोडेस्मेटा। ये प्लाज्मोडेस्मेटा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लाज्मोडेस्मेटा का प्रोसेस जो है वो नज़र आ रहा है। हम इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। बेटे इसको भी अगर गौर से देख लोगे ना तो काफ़ी एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके इसी से निकलेंगे। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है प्लाज्मोडेस्मेटा कहाँ पे मौजूद है बेटा? प्लाज्मोडेस्मेटा ये एक सेल है। ठीक है,
ये दूसरा सेल है, ये तीसरे, 3 सेल्स हैं। इनके दरमियान में जो छोटी छोटी सी ओपनिंग्स आपको नजर आ रही है, ओपनिंग्स, ये आपके पास प्लाज्मोडेस्माटा है। ठीक है, ओपनिंग किस में आ रही है? सेल वॉल्स के दरमियान। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, अगर जो भी सेल का मटेरियल है, ये बात मेरी सब याद रख लो, ये काम आएगी। ठीक है, जो भी सेल का मटेरियल है बेटा, वो अगर आपके पास जो है क्या कहते हैं सेल वॉल के थ्रू ही पास हो रहा है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना कि क्या कहते हैं, ये सेल वॉल है। ठीक है, ये सेल वॉल की ओपनिंग है। ठीक है, ये 2 ओपनिंग नज़र आ रही हैं। ये अगर ये मटेरियल इस सेल वॉल से पास होकर दूसरे सेल में आता है, फिर इससे पास होकर अगेन सेल वॉल के थ्रू पास होकर आगे जा रहा है, तो ये वाला जो पाथवे होता है ना, ये जो रास्ता होता है जिसके अंदर सेल वॉल के थ्रू मटेरियल्स पास आउट होते हैं, वो हमारे पास एपोप्लास्टिक पाथवे कहलाता है। ये एक MCQ था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, आप कौन सी, आई थिंक जिना या पता नहीं डाओ के पास पेपर में था। ठीक है, इसी तरह से अगर साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है, अगर साइटोप्लाज्म जो है उसके थ्रू हो रहा है, सॉरी मैंने थोड़ी सी आपको एक सेकेंड एक चीज़ क्लियर कर दूं मैं बेटे, ये जो है ना, ये वाला, ये साइटोप्लाज्म का रूट है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म का रूट है। ये वाला जो रूट है ना, ये ऊपर ये वाला, ये सेल वॉल का रूट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये वाला जो रास्ता है ना, ये वाला, ये आपके पास किसका है? ये वाला रास्ता आपके पास थ्रू सेल वॉल है और ये एपोप्लास्टिक कहलाता है। और जो ये वाला पाथवे ना, ये आपके पास कौन सा है? ये थ्रू साइटोप्लाज्म है। ये आपके पास कौन सा आएगा? ये आपके पास सिम्प्लास्टिक पाथवे। ठीक है, थ्रू साइटोप्लाज्म। बाकी यहाँ तो आपको सेल की 3 वॉल्स बताई, मैं आपको बताएगा सेल की 3 वॉल्स होती है, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। ठीक है, यहाँ तक ये 2 रास्ते याद रखना है। अगर मटेरियल्स जो हैं वो सेल वॉल के थ्रू पास हो रहे हैं तो वो एपोप्लास्टिक है, और अगर वो थ्रू साइटोप्लाज्म हो रहे हैं तो वो कौन से है? वो सिम्प्लास्टिक पाथवे है। ये समझाने का मकसद सिर्फ एक था कि पिछली बार पास पेपर्स में आ चुका है। ठीक है, तो जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर में आया होगा मैं उसको भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला, लेंटिकल्स। देखो आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, और वो चीज़ क्या नज़र आ रही है कि ये आपके पास है वुडी स्टेम। ठीक है, ये आपके पास कौन सा स्टेम है? वुडी। इसके ऊपर आपको छोटे छोटे से पोर्स नज़र आ रहे हैं। जो पोर्स हैं ये हमारे पास कहलाते हैं लेंटिकल्स। क्या कहलाते हैं? लेंटिकल्स। इनके थ्रू हमारे पास क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। आई नो कि पहले MCQs को समझने में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन बेटे मैंने इसके अंदर आपके 8 से 10 MCQs जो हैं वो कवर करवाएं और लास्ट में उसको सम अप भी कर दूंगी। याद रहेगी ये बात कि वुडी स्टेम्स के ऊपर जो आपके पास मौजूद है माइक्रोस्कोपिक पोर्स, उनको हम लोग लेंटिकल्स कहते हैं। हमने इसके अंदर क्या क्या सीखा? हमने स्ट्रोमेटा के थ्रू होने वाला प्रोसेस ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन में वाटर एवापोरेट करता है। हमने इसके अलावा गटेशन, गटेशन के अंदर हमारे पास हाइडाथोड्स होते हैं जो लीव्स की मार्जिन पर मौजूद होते हैं, और इसके अंदर मिनरल्स भी एवापोरेट कर जाते हैं। शबनम वगैरह अक्सर सुना है ना आप लोगों ने, तो वो हाइडाथोड्स के ज़रिए हो रही होती है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा? इसके अलावा हमने प्लाज्मोडेस्माटा को देखा कि वो कहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, 2 सेल्स के दरमियान की ओपनिंग हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा कहलाती है। इसके अलावा हमने एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे जो है उसको देखा। ठीक है, अगर वहाँ से बहुत अच्छे से समझा है तो अब ये वाला भी बहुत अच्छे से समझ आएगा। बेटा अगेन आपको यहाँ पर कहा गया है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप इज़ द वैक्सी बेल्ट प्रेजेंट इन। कैस्पेरियन स्ट्रिप सबसे पहले याद रखना कौन सी स्ट्रिप होती है? वैक्सी होती है। ठीक है, वैक्सी होती है, वैक्सी बेल्ट होता है। कहाँ पे मौजूद होता है? हमेशा हमेशा याद रखना कि एंडोडर्मिस में मौजूद होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ आएगी एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, देन पेरीसाइकिल एंड देन जाइलम। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर क्या होगा? एंडोडर्मिस। ठीक है, और बाकी एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे जो है वो मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पे आपको पर्पल से शो भी किया हुआ कि थ्रू सेल वॉल जो आपके पास हो रहेगा वो एपोप्लास्टिक है, और जो ग्रीन कलर से शो किया हुआ है वो आपके पास क्या है? थ्रू साइटोप्लाज्म। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर MCQs। ये समझ लो। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक से हर साल आते हैं। ठीक है, बायो एनर्जेटिक आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसको लाजमी गो थ्रू करिएगा। आपसे कहा जा रहा है लास्ट प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन। बेटे आपसे कहा जा रहा है कि डार्क रिएक्शन का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है? सबसे पहली बात याद रखना 2 किस्म के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है,
एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है बेटा, ये इसका एक और नाम होता है और वो होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसकी मौजूदगी में होगा? सनलाइट की मौजूदगी में होगा। डार्क रिएक्शन का एक और नाम होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, यानी कि अगर सनलाइट मौजूद नहीं है तो ये उसकी गैर मौजूदगी में ही हो रहा है ना, सनलाइट की इसको ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको हम लोग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम केल्विन बेंसन था। ठीक है, बेंसन केल्विन था। ठीक है, इसके अलावा ये जिन प्लांट्स में हो रही होती है ना, वो होते हैं C3 प्लांट्स। ठीक है, याद रखना ये सब पुराने MCQs हैं, पास पेपर्स में घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, इसलिए सब पॉइंट्स याद रखना कि डार्क रिएक्शन का एक नाम केल्विन साइकिल भी है और इसको C3 साइकिल भी कहते हैं और C3 प्लांट्स के अंदर ये मौजूद उसमें चल रही होती है डार्क रिएक्शन, इसी वजह से हम इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम होता है और वो होता है कार्बन फिक्सेशन। बताती हूँ क्यों होता है, क्योंकि कार्बन को फिक्स करता है, कार्बन को यूज़ करता है, इसलिए डार्क रिएक्शन का एक और नाम क्या होता है? कार्बन फिक्सेशन। और इसके अंदर याद रखना रिबुलोज बाइफॉस्फेट पेंटोज शुगर जो है वो हमेशा यूज़ होती है। ठीक है, ये साइकिल से आपको याद हो जाएगा। अब बेटे अगर आपके पास MCQs आ जाए कि आपसे पूछा जाए डार्क रिएक्शन का लास्ट प्रोडक्ट क्या है, यानी कि लास्ट प्रोडक्ट से मुराद होती है एंड प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, यह लाइट रिएक्शन का क्या है, तो वो जरा साइकिल समझो। सबसे पहले हमारे पास वाटर होता है। आपने एक बात फोटोसिंथेसिस में सुनी है, पढ़ी भी है कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट, इनसे आपके पास क्या बनता है? बेटा राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। ठीक है, अच्छा भाई, इससे हमारे पास क्या बनता है? इससे हमारे पास ग्लूकोज बनता है। यही हमने पढ़ा, इन तीनों का रिएक्शन होता है और ग्लूकोज बनता है। लेकिन ये प्रोसेस चल कैसे रहा होता है बेटा? वाटर कहाँ यूटिलाइज होता है? डार्क रिएक्शन में। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूटिलाइज होती है? डार्क रिएक्शन में। वाटर कहाँ हो रहा है? लाइट रिएक्शन में, और कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन में। और सनलाइट कहाँ चाहिए होती है? लाइट रिएक्शन में। ठीक है, ये बात याद रहेगी। फिर हमारे पास एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज कैसे बनना होता है, अब मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, हम इसको, इस पूरे प्रोसेस को, एक बड़ी सी साइकिल है, इसको हम जल्दी से कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले वाटर जो है वो लाइट रिएक्शन के पास जाएगा। लाइट रिएक्शन क्या करेगा? वाटर को यूज़ करेगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है आपके पास, जिसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सेस वगैरह आते हैं। अगर आप लोग को लाइट रिएक्शन नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दिएगा। मैं एक 5 मिनट की छोटी सी क्लिप, जैसे पिछली बार आप लोगों के लिए डाव के बास पेपर्स की बनाई थी ना, सेम एज वैसे ही यहाँ पे भी बना के आप लोग के लिए अपलोड कर दूँगी। और एक और बात, डाव के पास पेपर्स लाजमी देखिएगा। ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारे MCQs मैंने करवाए, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा भाई, लाइट रिएक्शंस जो हैं उसमें क्या होगा? वाटर को यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया। यूटिलाइज़ का मतलब होता है इस्तेमाल किया, और क्या बना दिया? ATP और NADPH। ये दोनों हमारे पास क्या है? एनर्जीज, करेंसीज है। ठीक है, इनसे हमारे पास एनर्जी बनती है। और प्रोडक्ट क्या बना बेटा? ये तो हमारे पास साइड में वैसे ही बन गया, ATP और NADPH। ATP और NADPH का तो अभी हमने देखना है कि आगे काम क्या है। लेकिन लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या आया? ऑक्सीजन। व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन? इट इज़ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को क्या करते हैं प्लांट्स ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, जो किसके पास आती? जो हम इंसानों के यूज़ में आती। नाउ जो इसने ATP और NADPH बना के दिया लाइट रिएक्शन ने, उसका काम क्या होगा? वो जाएगा डार्क रिएक्शन के पास। डार्क रिएक्शन के पास आएगी कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसको यूज़ करेगा, यानी कि ATP और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके बना देगा प्रोडक्ट क्या होगा? अगेन शुगर कौन सी होती है बेटा? ग्लूकोज वगैरह हो गया। ठीक है, और प्रोटीन और फैटी एसिड्स। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? क्या प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं हमें? ग्लूकोज वगैरह मिल सकते हैं। तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ जो आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है ऑक्सीजन, क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो बेटे लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो क्या रिबुलोज बाइफॉस्फेट हो सकता है? यार ये तो बहुत ही फालतू बात करी। रिबुलोज बाइफॉस्फेट तो डार्क रिएक्शन में यूज़ हो रहा होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। पायरुविक एसिड कौन? अच्छा चलो एक बात बताओ, पायरुविक एसिड जो है वो कौन सी साइकिल का एंड प्रोडक्ट होता है? यानी कि किस चीज़ का, कौन सी लाइसिस का, कौन सी चल रही होती है? चलो मैंने इतना तो पास ले आई।
मैं चलो एक और हिंट दे देती हूँ कि ग्लूकोज को जब हम तोड़ते हैं तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनता है पायरुविक एसिड। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ने से पायरुविक एसिड मिलता है, और इसको क्यों तोड़ते हैं ग्लूकोज को? ताकि हमें एनर्जी मिले। इस साइकिल को क्या कहते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अच्छा भाई, NADPH क्या ये है? नहीं भाई, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो लाइट रिएक्शन खुद बना के दे रही है, डार्क रिएक्शन तो इसको यूज़ करके इसको NADP में कर रही है, कन्वर्ट ADP में कर रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने हमसे पूछा है लास्ट प्रोडक्ट, तो एंड प्रोडक्ट बेटा इन्होंने आपको कोई भी सही ऑप्शन नहीं दिया है। इसका आंसर जो है वो है कि इसका एंड प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर MCQs। क्लोरेला रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली बाय। सबसे पहले एक बात याद रखना कि क्लोरेला से जो जिस किस्म की बीमारियां होती हैं ना बेटा, वो उसके अंदर डायरिया वगैरह आ जाता है। ठीक है, कौन से डायरिया वगैरह आ जाता है। ठीक है, आसेक्सुअली वो कौन से स्पोर से रिप्रोड्यूस होती है बेटा? स्पोर तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। आस्को स्पोर्ट्स भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने आस्कोमाइसीट्स पढ़ा है फंजाई के अंदर, तो ये उसमें चल रहे होते हैं, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। जूई स्पोर्ट्स भी नहीं हो सकता। तो कौन सा होता है क्लोरेला? किससे आसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है? एप्लेनोस्पोर से। ठीक है बेटे, इज दैट क्लियर? ये बहुत ईजी सा MCQs है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये ज़रा समझना, इससे 4 टर्म्स एक्सप्लेन करूँगी मैं। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस नोन एज। देखो, प्रोटोप्लाज्म का श्रिंक होना मतलब ये आपके पास प्रोटोप्लाज्म है, इसमें मौजूद है वाटर, वाटर बाहर निकल गया, ये श्रिंक कर गया, ये श्रिंक कर गया आपके पास प्रोटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक हो गया, ऐसे करके श्रिंक हो गया आपके पास। ठीक है, ये जो श्रिंकेज है, पानी का निकल जाना है, सुकड़ना कहते हैं हम श्रिंकेज को उर्दू में। तो ये हमारे पास किसकी वजह से होती है? एक्स ऑस्मोसिस की वजह से। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? सबसे पहली टर्म समझो, इम्बाइबेशंस। इम्बाइबेशंस क्या होती है बेटा? इम्बाइबेशंस का तो मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, पानी को एब्जॉर्ब करना, लेकिन हमारे पास पानी निकल रहा है, तो ए तो हो ही नहीं सकती। प्लाज्मोलाइसिस यानी वही पानी का अंदर आना, ये भी नहीं हो सकती। टर्जिडिटी का मतलब होता है स्वेल करना, फूल जाना। किशमिश होती है, उसको पानी में रखते हैं, वो पानी को स्वेलो करती रहती है। ठीक है, और कैसी हो जाती है? टर्जिड हो जाती है सेल वॉल की वजह से। तो वो हमारे पास टर्जिडिटी का भी मतलब क्या होता है कि पानी का अंदर आना, तो ये भी नहीं हो सकता। डी प्लाज्मोलाइसिस, बेटा वर्ड डी का मतलब क्या है कि प्लाज्मोलाइसिस का उलट हो रहा है, यानी कि पानी जो है वो बाहर निकल रहा है, तो इट इज़ द आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर। ड्यूरिंग एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज डैश ATPs फ्रॉम 1 ग्लूकोज। बेटा एक बात याद रखना, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया कितने ग्लूकोज जब एक ग्लूकोज को तोड़ेगा तो कितने ATP रिलीज करेगा? A तो हो ही नहीं सकता, 2 तो करेगा ही नहीं, D भी नहीं हो सकता। अब बचा B और C, 38 और 36। तो याद रखना 36 ATPs जो है वो एक एरोबिक रेस्पिरेशन में ये जो है वो देता है। ठीक है, अब भाई एक चीज़, ये वाले MCQs ज़रा गौर से समझना। 7 में आपसे क्या कह रहे हैं? द इनवेजिनेशंस ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज। बेटा इनवेजिनेशंस को कहते हैं अंदर की तरफ फोल्ड होना, अंदर की तरफ या किसी भी तरफ फोल्ड होना। ठीक है, द इन्वेजिनेशंस ऑफ मेम्ब्रेन, बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन की। ठीक है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की बात चल रही है। ठीक है, किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के। क्या कहते हैं उसको? बेटा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रिस्टाई कहते हैं या सिस्टरनाई कहते हैं। एक बात याद रखना, क्रिस्टाई जो होता है ना, इसका मतलब होता है फोल्डिंग्स। क्या होता है इसका मतलब? फोल्डिंग्स ऑफ मेम्ब्रेन। यहाँ आपको मेम्ब्रेन की फोल्डिंग नजर आ रही, किस तरह से मेम्ब्रेन फोल्ड हो रही है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन फोल्ड हो रही है, तो क्रिस्टाई आंसर होता है। और सिस्टरनाई ये भी आता हैगा। ठीक है, MCQs में पूछा जाता है कि गोल्जी एपरेटस के अंदर जो मौजूद होते हैं वो क्रिस्टाई मौजूद होते हैं, सिस्टरनाई। तो याद रखना सिस्टरनाई जो है वो गोल्जी एपरेटस में होते हैं। सिस्टरनाई जो होते हैं ना वो बेसिकली इस तरह के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह के। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे हैं गोल्जी एपरेटस में। ठीक है, ये जो आपके पास होते हैं ना बेटा, ये सिस्टरनाई होता है। अब आपको क्रिस्टाई और सिस्टरनाई का होप्स और डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा।
अब आ जाइए सेंट्रोसोम और मीजोसोम। आंसर तो आपको इसका पता चल गया, सेंट्रोसोम और मीजोसोम समझा देती हूँ। सेंट्रोसोम जो है वो बैक्टीरिया में मौजूद होता है और सेंट्रोसोम जो है वो हमारे पास सेल डिवीजन में हेल्प आउट करता है। देखो ये मैंने डायग्राम्स लगा दी थी MCQ नंबर 7 के साथ। आंसर इसका याद रखना क्रिस्टाई है। सेंट्रोसोम, बेटा आपको सेंट्रोसोम नज़र आ रहा है, ये एक सेंट्रोसोम है, ठीक है। सेंट्रोसोम्स के अंदर ये जो दो मौजूद है ना, ये सेंट्रियोल्स है, और ये जो इस तरह से फाइबर्स निकल रहे हैं ना, ये जो धागे हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स कहलाते हैं। ये बात याद रखना है, MCQs में पूछी जाती है जब भी मैं इन ऑप्शंस को क्लियर कर रही हूँ बेटे, ठीक है। मैं इस तरह से नहीं पढ़ाती कि मैंने एक MCQ समझाया उसका सही आंसर बता के फाइनल, नहीं। आप लोगों को यहाँ पे कंसेप्ट देना जो है वो मेन जो है रीज़न है, ठीक है। अब देखें स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो बेटे यहाँ पर हमारे पास ना क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, इनको अलग करेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनको अलग करके दो सेल्स बनाते हैं। पूरा प्रोसेस आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो मुझे बता देगा। माइटोसिस मियोसिस एक शॉर्ट 5 मिनट्स की वीडियो बना के 1 शॉट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। जो मैं 1 शॉट कह रही हूँ अगर आपने वो समझ रहा हो तो आप फिर मुझे बता दिएगा, ठीक है। किस उसमें हो रहा होता है, ये एनाफेज 1 मियोसिस में हो रहा होता है। पूछा जाता हैगा कि जो स्पिंडल फाइबर्स है वो किस में बन के माइटोकॉन्ड्रिया उसको क्रोमोसोम्स को अलग करते हैं। तो अब आपको पता चल गया सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं। मीजोसोम्स, बेटा मीजोसोम जो होता है ना, ये जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की डायग्राम है, इसके अंदर ये आपको मीजोसोम नज़र आ रहा है। मीजोसोम बेसिकली इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है ना उसकी इन्वेजिनेशन है, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड आपको बताइए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है किसके पास, बैक्टीरिया के पास, बस ये याद रखना, ठीक है। अच्छा भाई अब हम आगे चलते हैं। माइसीलियम इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर, बेटा माइसीलियम किसके लिए यूज़ की जाती है, आपको दिया हुआ है ऑप्शन ए मास ऑफ स्पोर, ऑप्शन बी मास ऑफ स्पोरेंजिया, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, मास ऑफ हाइफाई। बेटा मास ऑफ हाईफाई जो होता है ना, यानी बहुत सारे हाईफाई यहाँ पे मौजूद आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनका जो मास है ना हमारे पास माइसीलियम कहलाता है। मास ऑफ स्पोर तो आपको पता है वो स्पोरेंजिया वगैरह स्पोरेंजियम में आ जाता है, ठीक है। और ये जो फ्रूटिंग बॉडी होती है तो हर किसी की अलग होती है, जैसे अगर आस्को कार्प है तो उसकी इस तरह से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, मास ऑफ हाईफाई। अब स्पोरोफाइट ऑफ हॉर्नवर्ट हैव स्पेशल फीचर इट हैज़, बेटा एक बार याद रखना, एक होता है स्पोरोफाइट और एक होता है स्पोर्स, ठीक है। स्पोरोफाइट से आगे स्पोर्स डेवलप होते हैं। बेटा याद रखना हॉर्नवर्ट के जो स्पोरोफाइट होते हैं ना वो डाइप्लॉइड होते हैं, लेकिन इसके स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड यानी n नंबर वाले होते हैं और डाइप्लॉइड मतलब 2n वाले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। मेरिस्टेम तो वैसे ही नहीं हो सकता और हैप्लोडाइप्लॉइड भी नहीं हो सकता। हैप्लोडाइप्लॉइड कहाँ पे देखने को मिलेगा ये मैं बता देती हूँ। हैप्लोडाइप्लॉइड आपको आंट्स वगैरह जो इंसेक्ट्स होते हैं ना इनमें देखने को मिलता है, तो उसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमर्स, आपसे कहा जा रहा है कि सारी एग्जाम्पल है मोनोमर्स की सिवाय किसी एक के ना, बाकी सब मोनोमर्स की एग्जाम्पल है। बेटा न्यूक्लियोटाइड आगे जाके DNA बनता है ना इससे, ऐसा ही है ना, तो न्यूक्लियोटाइड एक हमारे पास मोनोमर है, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। अमाइनो एसिड आगे जाके प्रोटीन बनता है, ये भी नहीं हो सकता। ग्लूकोज ये भी नहीं हो सकता, जैसे ग्लूकोज एक मोनोमर और एक और मोनोमर है उसको भी याद रखना फ्रुक्टोज, ये दोनों आपस में मिलते हैं और क्या बना देते हैं, आपस में मिलकर बना देते हैं सुक्रोज। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन डी दिया हुआ है सुक्रोज, तो अब आप समझ गए होंगे मोनोमर नहीं है, ये दो मोनोमर के मिलने से बन रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सुक्रोज, ठीक है। और ये बात याद रखना बेटा, MCQs में इस तरह से पूछ लेते हैं कि सुक्रोज जो है वो किससे बनता है, तो याद रखना ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के आपस में मिलने से सुक्रोज बनता है, ठीक है। अच्छा भाई, द ज्वाइनिंग ऑफ 2 मोनोमर्स इज कॉल्ड, बेटा डिहाइड्रोजनेशन तो हो ही नहीं सकता। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को निकालना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये वाला डी तो हो ही नहीं सकता। हाइड्रेशन यानी हाइड्रोजन को ऐड करना, ये भी नहीं हो सकता। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर को डाल के वाटर को दे के लाइसिस करवाना यानी ब्रेक डाउन करवाना, मतलब कोई आपके पास 2 मोनोमर्स हैं जैसे कि ग्लूकोज
और फ्रुक्टोज है आपस में जुड़े हुए हैं। अब आपने इनको अलग करना है। आपने क्या किया, आपने इसके अंदर किसको ऐड करवाया, वाटर को ऐड करवाया, तो आपके पास ये दोनों अलग हो गए। तो हाइड्रोलाइसिस होती तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम कह रहे हैं कि दो मोनोमर्स आपस में जुड़ रहे हैं। यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इन दोनों को आपस में जोड़ दूँ, ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सा प्रोसेस होगा बेटा, ये कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। इसके अंदर याद रखना रिमूवल ऑफ वाटर होता है, यानी कि वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। याद रखना ये बात, ठीक है। 11 वाले का आंसर बी होगा। और अगेन मैं बता रही हूँ, देखो कंडेंसेशन में आपके पास ये होता है कि वाटर का रिमूव होता है, यानी कि वाटर रिमूव होता है। वाटर के रिमूव होने से दो मोनोमर्स ज्वाइन होते हैं। और हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, वाटर को ऐड किया जाता है, वाटर ऐड होता है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर एमसीक्यूज विच इज विच ऑफ दिस फाइलम इज एक्सक्लूसिवली मैरीन। बेटा मोलस्का जो है उसके अंदर स्नेल आ जाता है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्नेल्स को आपने ज़मीन पर देखा है। पॉरीफेरा में स्पंजेस आ जाते हैं, उसको भी देखा है। ये नाइडेरिया, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या है, काइनोडर्मेटा, ठीक है। अच्छा भाई, डेंटल फार्मूला जो ह्यूमन बींग्स का क्या होता है, सबसे पहले मुझे बताइए आपके पास टोटल कितने दांत होते हैं। तो याद रखना टोटल 32 टीथ्स होता है आपके पास, ठीक है। जिसके अंदर आपके पास जो अपर जॉ होता है उसके अंदर 16 होते हैं और लोअर जॉ में भी 16 होते हैं। कितनी तरह के हमारे पास टीथ मौजूद है, हमारे पास 4 तरह के टीथ्स होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। डेंटल फार्मूला क्या होता है, ऐसे याद रखो, 2 1 2 3, ठीक है। यानी कि 2 1 2 3 ऊपर और 2 1 2 3 नीचे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। यानी कि अगर जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 2 2 4 4 3 2 6 6। काउंट कर लेना ऊपर कितने बनने हैं, 6 एंड 2 6 एंड 4 10। और ये देखो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं 16 और नीचे भी 16। क्लियर हो गया, ये मैथमेटिक टाइप है। आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा बी, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको समझा देती हूँ मैंने किया क्या। देखो हमारे पास ना जो इंसाइजर्स होते हैं ना अपर जॉ में, वो कितने होते हैं, 2। और लोअर जॉ में भी कितने होते हैं, 2, ठीक है। अच्छा, ये मैं हाफ जॉ की बात कर रही हूँ, आधे जॉ की। अगर मैं पूरे जॉ की बात करूँ तो फिर हमारे पास इंसाइजर ऊपर भी 4 होता है और नीचे भी 4 होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एक कॉमन फार्मूला बनता है ना, वो ये वाला बनता है, ठीक है। फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना 2 से, तो हमारे पास एक्चुअल नंबर आ जाता है जो 32 होता है, जो मैंने अभी आपको करके बताया। याद रखना यहाँ पे आपको दिया हुआ है कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद इसका आंसर भी याद रखना है। इसका आंसर कौन सा है, बी, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। आपको पता है कैनाइन जो है वो 2 होते ही नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब आ जाइए अगले एमसीक्यूज की तरफ। द हार्मोन विच कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। बेटा एक बात याद रखना, आपसे कहा जा रहा है स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, वो कौन सा होता है, वो गैस्ट्रिन होता है। कभी देखना किसी के स्टमक में तेज़ाबियत होती है ना, मतलब भाई वो कह रहा है कि भाई मुझे तेज़ाबियत हो रही है, मैं जो भी चीज़ खा रहा हूँ वो डाइजेस्ट नहीं हो रही, इस तरह के जो इश्यूज़ आते हैं तो उसके अंदर उसको कुछ इस किस्म के सीरप्स दे जाते हैं जिसके अंदर गैस्ट्रिन वगैरह मौजूद होते हैं, ठीक है। मतलब गैस्ट्रिन से रिलेटेड उसका नेम आ रहा होता है, सही है। तो वो कौन सा हार्मोन होता है, वो आपके पास होता है गैस्ट्रिन। और याद रखना है कहाँ पे मौजूद होता है, स्टमक में होता है। बेटा ये कुछ चीज़ें हैं, मैं कुछ अभी हार्मोन्स बताऊंगी, वो याद रखना। बाकी इन हार्मोन से आपका लेना देना नहीं है, वरना मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देती। आंसर तो आपको इसका पता चल गया कि जो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को कंट्रोल करेगा वो गैस्ट्रिन है। अब बेटा ये आपको कुछ डायग्राम में चीज़ें गिवन है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है उससे आपके पास क्या आ रहा होता है, देखो हाइपोथैलेमस जो है उससे डोपामिन और वेसोप्रेसिन याद रखना, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से आप याद रखेंगे थायराइड और पैराथायराइड जो क्या सिक्रीट करता है, T3 T4 कैल्सीटोनिन, ठीक है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है FSH, LH लिटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, TSH, प्रोलेक्टिन, ऑक्सीटॉक्सिन। ये याद रखना, ऑक्सीटॉक्सिन का एक फंक्शन बता रही हूँ, उसका काम होता है कॉन्ट्रेक्शन करवाना ड्यूरिंग लेबर पेन, ठीक है। जब लेबर का पेन हो रहा होता है तब जो कॉन्ट्रेक्शन करवाता है यूटरस की, वो हमारे पास कौन सा करवाता है, ऑक्सीटॉक्सिन।
ठीक है। इसके अलावा और कौन से याद रखने हैं, ओवरी और प्लेसेंटा के याद रख लें, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और हाँ फ़िलहाल ये याद रख लें, फिर इंशाल्लाह आगे और जो होगा, अगर आप लोगों को इसकी भी हार्मोन्स को समझना होना तो आप बता दीजिएगा, इसकी भी मैं एक 1 शॉट वीडियो बना के आपको बता दूँगी कि किस पार्ट से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है और उसका काम क्या है, ठीक है बेटे। ये सब था, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ना, तभी मैं इसकी 1 शॉट वीडियोस बना सकूँगी। कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बना तो देते हैं लेकिन बच्चों की नीड नहीं होती, ठीक है। सारे के सारे जो है पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स वगैरह तमाम चीज़ें मौजूद होती है, सिवाय किस चीज़ की नहीं होती बेटा, याद रखना, ट्रिप्सिन भी मौजूद होता है, ट्रिप्सिन भी मौजूद होता है, लाइपेज भी मौजूद होता है, लेकिन क्या चीज़ मौजूद नहीं होती, बिलवेरिडियन और ब्लूरिबिन, ये दोनों मौजूद नहीं होती। और एक बात याद रखना है, इसका आंसर भी होगा, अगर इन दोनों की मिकदार बॉडी में ज़्यादा हो जाए, हाई हो जाए, तो उस केस के अंदर जो भी पेशेंट होता है उसको जॉइंडिस हो जाता है, ठीक है। अच्छा भाई, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच, भाई गिल्स तो कॉकरोच में प्रेजेंट होंगे नहीं, क्योंकि ये समंदर में पाया नहीं जाता। ट्रेकिया भी मौजूद नहीं होगा, बॉडी सरफेस तो बिल्कुल भी नहीं, तो बुक लंग्स याद रखना है। इसी वजह से इसको अलग से पूछा गया है कि कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है। अच्छा भाई, नंबर ऑफ एल्विलाई दोनों लंग्स में कितने मौजूद होते हैं बेटा, वैसे तो नॉर्मली मैंने 300 मिलियंस पढ़ा है, लेकिन मोस्टली जो है वो 600 to 800 मिलियंस भी कहा जाता है। तो आप ऐसा करिएगा, आप इसको ना अपनी रिस्पेक्टेड बुक्स से ना, क्योंकि कुछ की फेडरल टेक्स्ट बुक है, कुछ की सिंध टेक्स्ट बुक है, और अभी जो नई सिंध टेक्स्ट बुक आई है ना, उससे आप लाजमी देखें कि एल्विलाई की जो नॉर्मल जो आपके दोनों लंग्स में बताए गए कि नंबर ऑफ एल्विलाई कितने मौजूद होते हैं दोनों लंग्स में, वो वाली वैल्यू आप इसकी याद रख लेगा। वैसे कॉमनली इसका आंसर सब 600 मिलियन ही लगाते हैं, लेकिन आप फिर भी अपने बुक से इसको कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बता दिएगा कि भाई सिंध टेक्स्ट बुक जो है पुरानी वाली में ये वैल्यू है और न्यू वाली में ये है, ठीक है। अच्छा भाई, 18 को देखते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट। बेटा पेस मेकर क्या होता है, कभी सुना है कि किसी का क्या कहते हैं, हार्ट है, दिल है, उससे काम करना छोड़ दिया, अब उसके अंदर बैटरी लगाई गई है, सुना है। बैटरी क्या करती है बेटा, पेस मेकर का काम होता है हार्ट को बीट करवाना, ठीक है, यानी कि ब्लड को आगे पहुंचाना करना, ठीक है। अब अगर किसी का पेस मेकर काम करना छोड़ देना, यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल देना छोड़ दे, तो फिर उसके हार्ट के लिए बैटरी लगानी पड़ती है। तो ये हार्ट का जो पेस मेकर होता है, नेचुरल पेस मेकर होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है SA नोड, जिसको हम लोग साइनो एट्रियल नोड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे मौजूद है, ये राइट एट्रियम में मौजूद होता है। इसकी लोकेशन याद रखना, MCQs में पूछा जा सकता है। SA नोड कौन से एट्रियम में मौजूद होता है, कौन से एट्रियम में मौजूद होता है, तो राइट वाले में मौजूद होता है। दूसरा, सबसे पहले ये होता है कि ऐसे नोड जो है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और ये इलेक्ट्रिसिटी पास होकर आ जाएगी AV नोड के पास। ये क्या काम करवाएगा, ये जो ऐसे नोड होता है ना, ये कांटेक्ट करवाता है लेफ़्ट एट्रियम को और राइट एट्रियम को, ठीक है। उसके बाद AV नोड जो है, जिसको हम लोग एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी कहते हैं, ये आगे पास करेगा और ये पास होकर इस तरह से आपको नज़र आ रहा है वेंट्रिकल्स में जा रहे हैं। बेटा ये जो वेंट्रिकल्स में जा रहे हैं ना, एक और बात मैं बता दूं, देखो ये जो यहाँ पे ये जो इतने सारे आ रहे हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम परकिंस फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, परकिंस फाइबर्स कहते हैं, जो किसको करवाते हैं कांटेक्ट, जो वेंट्रिकल्स को कांटेक्ट करवाते हैं। आंसर तो इसका D है। B भी नहीं हो सकता, C भी नहीं हो सकता, मैं बताती जा रही हूँ क्यों नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, कॉर्डाई टेंडिनाई भी नहीं हो सकता। कॉर्डाई टेंडिनाई जो होते हैं, ये फाइबर्स होते हैं, इनके काम क्या होते हैं, आपके धागे नज़र आ रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे अटैच है, ये जिन्होंने ये वॉल्स हैं आपके पास, इनको पकड़ के अटैच किया हुआ है दिल के साथ, दिल की वॉल के साथ, ठीक है। ये हमारे पास कॉर्डाई टेंडिनाई होते हैं, ठीक है। अगर आपको हार्ट को बहुत डिटेल में अच्छे से समझना हो, इसकी 10 मिनट की 1 शॉट वीडियो बनेगी, अगेन कमेंट में बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अच्छा अब ज़रा ना एक चीज़ और देख लो, हमारे पास ब्लड आता कहाँ से है और जाता कैसे है। ये है वेना कैवा, ठीक है, ये भी वेना कैवा है, ये भी वेना कैवा है। एक सुपीरियर वेना कैवा है, एक इन्फीरियर वेना कैवा है।
एक अपर बॉडी से ब्लड को लेके आएगी, एक लोअर बॉडी से ब्लड को लेके आएगी। जो सुपीरियर वेना कैवा है वो अपर से लेके आएगी, इन्फीरियर लोअर से लेके आएगी। और दोनों कैसा लेके आ रही है ब्लड, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। अच्छा भाई, मैं आपको बताई थी कि 18 जो है द पेस मेकर ऑफ हार्ट जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास ऐसे नोड होता है। मैं आपको बताई थी, ये हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा है, ये इन्फीरियर वेना कैवा है। सुपीरियर वेना कैवा से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और इन्फीरियर वेना कैवा से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और इन दोनों से आने वाला ब्लड सबसे पहले आएगा राइट एट्रियम में। सबसे पहले कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जब कांटेक्ट करेगा तो ये सारा ब्लड कहाँ चले जाएगा, ये सारा का सारा ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब जब राइट वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा ना तो आपके पास ये सारा का सारा ब्लड जो है ये कहाँ जाएगा, ये सारा का सारा ब्लड आपके पास चला जाएगा क्या कहते हैं, लंग्स के पास। लंग्स से फिर ये वापस आएगा किस में, लंग्स से ही आएगा। देखिए यहाँ से कहाँ चले जाएगा, यहाँ से लंग्स में जाएगा। ठीक है, ये लंग से वापस आ रहा है और लंग से वापस किस में आ रहा है, लेफ़्ट एट्रियम में। यानी कि थर्ड पॉइंट ये है। ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम से दोबारा आ जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, ये फोर्थ है। और लेफ़्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे आपके पास एक सिस्टमेटिक ओरोटा होती है। ठीक है, जो आपकी पूरी बॉडी को वो ब्लड जो है वो दे देती है। ठीक है, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल का काम क्या होता है कि आपकी बॉडी को ब्लड देता है। पूरी बॉडी को जो ब्लड जाता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से जाता है। और कौन सा ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है ना, वो जा ही लंग्स में से जाए ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए। तो ये एक सर्कुलेशन पाथवे था ब्लड का। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट था कि अगले एमसीक्यूज़ में इसकी आपको नीड होगी। ठीक है, अच्छा भाई, इसको अब आगे देख लेते हैं हम। अच्छा भाई, द ओनली आर्टरीज दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। देखो, अभी मैंने कहा था कि इसकी नीड होगी। सबसे पहली चीज़, डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कैरोटिड आर्टरी का काम क्या होता है, ब्रेन को ब्लड देना। ठीक है, और कौन सा ब्लड देना, ऑक्सीजनेटेड। और हम किस ब्लड की बात करें, डीऑक्सीजनेटेड की। देखो, आर्टरीज जितनी भी होती है ना, उन सबका काम क्या होता है, उन सबका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना। सिर्फ एक आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन वो कौन सी है। ठीक है, कॉर्नरी आर्टरी, ये भी नहीं हो सकता। इसका काम होता है हार्ट के मसल्स को ब्लड देना। ये बात आप लोगों ने शायद आज पहली बार सुनी हो। देखो, हार्ट के भी तो अपने मसल्स है ना। अगर हार्ट के मसल्स को ब्लड नहीं मिलेगा तो खुद सोचो, वो डीजेनरेट नहीं हो जाएंगे। तो उसको जो ब्लड दे रही होती है वो कौन सी दे रही होती है, हार्ट मसल्स को देने वाली कॉर्नरी आर्टरी होती है। ठीक है, सिस्टमेटिक आर्टरी बेटा अभी बताया था कि ये कैसा ब्लड लेके आती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और पूरी बॉडी से लेके जाती है। और कहाँ से आता है वो ब्लड आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है। तो बेटे क्या पल्मोनरी आर्टरी, बिल्कुल पल्मोनरी आर्टरी। क्यों, क्योंकि आपने अक्सर पल्मोनरी वर्ड जो है वो लंग्स के लिए यूज़ करते हुए सुना है। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी से लेके जाती है। सही है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अगला एमसीक्यूज़ देखते हैं। फिनाइल कीटोन यूरिया इज़ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। बेटा याद रखना, फिनाइल कीटोन यूरिया की बात आ रही है तो एनालाइन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा भाई, फिनाइलिन, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ए वाला देखो, फिनाइल एलेनिन हाइड्रो ऑक्सीलेज, ये भी नहीं हो सकता है। तो एंजाइम है, कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा हो जाती है, कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है, कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो ज़्यादा हो जाता है, तो फिनाइल एलेनिन है, ये ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फिनाइल कीटोन यूरिया की बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जब यूरिन पास आउट करते हैं, बॉडी से यूरिन को पास आउट कराया जाता है, तो वो हवा के एक्सपोजर के साथ, यानी हवा से जैसे ही पास आउट होता है, एक्सपोज होता है एयर से, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर ग्रेइश सा हो जाता है। ठीक है, ग्रेइश सा हो जाता है और माउसी सी स्मेल होती है उसकी। ठीक है, तो ये एक डिजीज़ होती है फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, ये आपके जेनेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड है, इससे भी एक एमसीक्यूज लाजमी आता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कोई भी मसला, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मसला हो बेटे, कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उससे रिलेटेड आप लोगों की हेल्प कर सकूं। आप लोगों के पेपर्स होने वाले हैं, कोई भी मसला है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं रिलेटेड टू बायोलॉजी। ठीक है, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।